नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, जहां सेंसेक्स ने लाइफ हाई बनाया और निफ्टी ने 14 महीने के बाद नया शिखर छुआ। तो क्या अब टाइम आ गया है मार्केट हाई पर वेल्थ क्रिएशन का? मनी गुरु में आज हम आपको बताएंगे बाजार के लाइफ हाई पर कहां है वेल्थ क्रिएशन के मौके, किन सेक्टर्स में निवेश करें और कौन से फंड्स पोर्टफोलियो में करें शामिल, क्या रहेगी एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी। इस सभी मुद्दों पर करेंगे आज हम बात। शो में हमारे साथ है कंप्लीट सर्किट वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन और साथ ही फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और क्षितिज, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इतने दिनों से इंतजार था, मार्केट लाइफ हाई पर, और इस लाइफ हाई की आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं भी। लेकिन जरा बताइएगा, बड़ा इंतजार किया हमने इसका, और पिछले दिनों तो देखा हमने कि कितना मार्केट जो था वो वॉलेटाइल रहा और थोड़ी निराशा तो होती थी, लेकिन फिर भी हम उसमें बात करते रहते थे अक्सर कि कौन सी वो स्ट्रैटेजी अपनाई जाए इस दौरान भी अपने पोर्टफोलियो को बचाए रखने के लिए या एक हेज क्रिएट करने के लिए। क्षितिज, बताइए जरा इस मार्केट के लाइफ हाई को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और दूसरा ये कि कौन से वो फैक्टर्स रहे हैं इसके पीछे। स्मिता, प्रतिभा, सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते सबसे पहले। एंड यस, आफ्टर 14-15 मंथ्स के बाद दोबारा वो लेवल आया है, एंड इसको दो भाग में बांटते हैं। आई थिंक टू मेक थिंग्स इजी, लास्ट टाइम जब मार्केट ऑल टाइम हाई था तो हमारा ट्रेलिंग पी जो था वो 26 के आसपास था, और अभी जो ट्रेलिंग पी है वो 21 के आसपास है। तो वैल्यूएशन वाइज जो उस समय इशू लग रहा था, अभी वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है पर उतने स्ट्रेस्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप वन ईयर फॉरवर्ड पी देखते हैं ब्रॉड इंडेक्स का तो 18.5-19 है। और ये इसलिए सभी दर्शकों को थोड़ा अगर फिगर अजीब लग रहा होगा, तो प्राइस टू अर्निंग एक मल्टीपल होता है जिसपे हम मार्केट की वैल्यूएशन को लगाते हैं। मतलब अगर 18 का पी है, मतलब 1 रुपए की अर्निंग के पीछे आप 18 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं उस मार्केट को। तो आई थिंक इंडिया बहुत वेल प्लेस्ड है। गवर्नमेंट की जो रिसेंट पॉलिसीज आई हैं, चाहे वो जीएसटी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, कंजम्पशन को पुश को लेके, रेट कट को लेके, इन्फ्लेशन नंबर्स मतलब सरप्राइजिंगली इतने लो हैं आप देखिए। तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है लोगों की। और इक्विटी में ना स्मिता, हर 5 साल में 1-1.5 साल 2 साल आते हैं जब रिटर्न नहीं बनता है। तो जो लोग आ रहे हैं अभी इस लेवल पे और इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, जो नए इन्वेस्टर और जो एग्जिस्टिंग भी हैं जिनका पिछले 1 सवा साल में रिटर्न नहीं बना है, अगर आप देखते हैं तो ये अपने आप एक बहुत आपका जो कूल ऑफ पीरियड मैं बोलूंगा हो गया। 1 साल आपका निकल गया, हो सकता है 5-6 महीने मार्केट और नहीं चले यहाँ पे या इसी रेंज बाउंड में रहे, बट इवेंचुअली यू विल सी इक्विटी में जो अंडरलाइंग बिजनेसेस है वो अच्छा करते हैं और उसकी अर्निंग के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो यस, थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा आपको, और एक स्टार्ट दोबारा करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट। जो 21-22-23 में हुआ वो नहीं होगा, बट ब्रॉडर मार्केट्स में अगर कॉर्पोरेट इंडिया आपका 13-14% से ग्रो करता है तो 12% प्लस कंपाउंडिंग रिटर्न आप इक्विटी पोर्टफोलियो से इन्वेस्ट करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर अभी और स्ट्रैटेजी आपसे समझेंगे क्षितिज की, आखिरकार इस तेजी के साथ निवेश की जो स्ट्रैटेजी है वो अब कैसी बदलनी चाहिए, या जो नए निवेशक है वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में आए। लेकिन उससे पहले प्रतिभा, ये बताइए जरा, मार्केट अगर हाई पे हो तो भी उससे डरना चाहिए क्या? एब्सोल्युटली नहीं, मार्केट्स हाई हो बधाई है वो सबके लिए। हमने काफी वेट किया, जैसे आपने बताया। ये बहुत ही, अब मार्केट्स का जो लेवल है उसको आइसोलेशन में अगर हम देखेंगे तो हो सकता है हमें डर लगे कि हम हाई में क्यों इन्वेस्ट करें। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बिल्ड होता है। तो हर बार नया नया हाइस को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज की तारीख में व्हाट इज डिफरेंट, अगर आपने लास्ट ईयर ये देखा होगा, अभी क्षितिज जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया आपका पीई का रेशोज क्या था। अगर वो मिड कैप में पी रेशोज देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। लास्ट ईयर सितंबर में जब हाई था तब 45 के करीब था पी, अभी 33 के करीब आया है। तो टाइम करेक्शन जो बोलते हैं उसको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। आज की तारीख में जो इन्वेस्टर्स है काफी मैच्योर हो चुके हैं, वो समझते हैं कि वॉलिटिलिटी होगा, वो समझते हैं कि उतार चढ़ाव होगा। लेकिन जब कुछ भी ना करे मार्केट, मतलब जहां था 1 साल 1.5 साल लग जाए वहीं पे आने के लिए, मतलब बहुत शार्प डाउन टर्न भी नहीं, बहुत शार्प अप टर्न भी नहीं, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा एक टाइम है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करते। डाउन टर्न के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, हमें पता है डाउन टर्न होगा, कोविड में हुआ था, जल्दी वापस आ जाएगा। सो दिस इज अ गुड टाइम फॉर दिस रीजन कि जो पी कंप्रेस हुआ है, तो वैल्यूएशंस
चीप नहीं है, लेकिन जैसा था लास्ट सितंबर में वैसा नहीं है, इट्स काइंड ऑफ कूल डाउन। और इकोनॉमिक सिचुएशन बोथ डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली इज मच बेटर। आपको पता है वो टैरिफ वैरिफ का तो मतलब सीम्स लाइक इट्स सेटलिंग, अर्निंग्स हैव स्टार्टेड टू इम्प्रूव, सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। अभी तो मतलब आगे द आउटलुक सीम्स टू बी गुड एज ऑलवेज। लॉन्ग टर्म है तो ही इक्विटी में डालना चाहिए, बट द लॉन्ग टर्म सीम्स टू बी वेरी गुड। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर डरने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये तो वही टाइम है जिसका वेट इतने दिनों से मार्केट और हम सब कर रहे थे। क्षितिज, अब क्योंकि मार्केट में तेजी लौट आई है और ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और खास करके उन लोगों की जो नए निवेशक है, जो अब आने की सोच रहे थे मार्केट में, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सीता, नंबर्स में दोबारा बात करूंगा। आई थिंक नंबर्स बहुत आसान कर देते हैं, और मेरे और प्रतिभा के प्रोफेशन में हम लोग नंबर्स के ही प्रति रुझान हमारा ज़्यादा रहता है, और क्लाइंट्स का भी उसी तरह से रुझान रहता है कितना परसेंटेज रिटर्न आएगा। सो कोविड से पहले कोई यूनिक इन्वेस्टर अगर आप इक्विटी मार्केट्स में देखें, चाहे वो डीमेट में देखें, तो 4.25 करोड़ थे, म्यूचुअल फंड में 2.25 करोड़ थे। कोविड के बाद वो 2.25 करोड़ की अब जो नंबर है पिछले 5 साल में, वो 5.25 करोड़ हो गए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, और यूनिक आपके डीमेट अकाउंट होल्डर जो है वो 13.5 करोड़ के आसपास हैं। आप ऑल डीमेट अकाउंट 21-22 करोड़ पकड़ लीजिए। अभी काफी लोगों ने जो कोविड के टाइम से इन्वेस्टर आए हैं, उन्होंने मंदी देखी नहीं है, जो आपने, मैंने, हम तीनों ने जो देखी हुई है कि कैसे इक्विटी मार्केट कई बार 1-2 साल रिटर्न नहीं आता है, क्योंकि इक्विटी में रिटर्न लीनियर नहीं है। अगर 15% रिटर्न या 12% रिटर्न जो भी आपके पोर्टफोलियो का आ रहा है, अगर हर साल आना शुरू हो जाए, तो हर बंदा बैंक डिपॉजिट बंद करके इसी में आ जाए ना। वो प्रीमियम आप पे करते हो बिकॉज आप रिस्क लेते हो, और रिस्क बहुत अच्छा समझाया इन्होंने कि रिस्क वही है, अगर आप शॉर्ट टर्म में आ रहे हो तो इक्विटी में रिस्क है आपका, जो प्रतिभा ने बोला। अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो रिस्क नहीं है, 5 साल के ऊपर तो ये है कि रिस्क इक्विटी में नहीं आना ज्यादा रिस्की है, कि आप नहीं आ रहे हो और इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट क्लास आपके पास कोई है ही नहीं है। रियल एस्टेट है पर उसको आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हो। तो जो लोग नए आए हैं, जो हमारा शो देख रहे हैं, और जो नए आने वाले हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा दैट जब भी आप आए, आप अपनी हर इन्वेस्टमेंट को एक गोल से लाइन करें, और स्पेशली जो आप लॉन्ग टर्म इक्विटी, जैसे आप कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी से या प्योर इक्विटी फंड्स को लेकर जाते हो, 5 साल प्लस कम से कम गोल उसमें अलाइन करें, क्योंकि उससे कम का अगर टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि इक्विटी कई बार 1-2 साल का रजिस्ट्रेशन ले लेती है परफॉर्म करने के लिए। अब आपके सामने ये ना 13 महीने से इंडेक्स का रिटर्न ऑलमोस्ट नेगेटिव है या जीरो है आज की डेट में, आज वापस वो रिगेन किया था। सो आई थिंक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम समझिए, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको गोल से लाइन करें। जितना ज्यादा लंबा गोल है उतना ज्यादा आपका रिस्की एसेट क्लास इक्विटी में हो सकता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप सॉर्टेड है, और अगर आप शॉर्ट टर्म में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स ले रहे हैं तो भी आप सॉर्टेड है, पर 3 साल से नीचे जस्ट बी केयरफुल, आप फिक्स इनकम करें, इक्विटी नहीं करें। तो आई थिंक जो भी नए लोग हैं वो इस गोल प्लानिंग को, एसेट एलोकेशन को, और साथ में एलोकेशन को फॉलो करें। बिल्कुल, तो कुछ इस तरीके से आप अपने जो एसेट एलोकेशन है और जो बताया आपको क्षितिज ने, उस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपके लिए बड़ा स्मूथ रहेगा आप निवेश में आना। और हाँ, ये बात क्षितिज कही जाती है कि निवेश के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है आज का समय जब आपका मन करे तब निवेश शुरू कीजिए, उसके लिए मार्केट हाई मार्केट लो दोनों ही एक जैसी बात है। बहरहाल आपके पास आती हूँ मैं प्रतिभा, मुझे ये बताइएगा कि एसआईपी में टाइमिंग का कितना असर दिखता है? देखिए, एसआईपी ऐसा टूल बना ही गया है कि मार्केट टाइमिंग का मतलब आपको चिंता नहीं करना चाहिए। तो ये हम सोच सकते हैं कि एसआईपी करें कि लमसम करें। ये दोनों ही विकल्प है। वेल्थ बनाने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब ना या एसआईपी से इन्वेस्ट करो या लमसम से इन्वेस्ट करो। तो मार्केट के आउटसाइड बैठ के तो हम वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। लमसम जब इन्वेस्ट करते हैं तब थोड़ा टाइमिंग का रिस्क हो सकता है। उसमें भी ये विकल्प है कि आपके पास लमसम पैसा आया है तो उसको एसटीपी के जरिए भी आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो। कि मार्केट्स अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट्स अभी गिरने वाला है, तो टाइमिंग का आपको एवरेज मिल जाएगा कम, क्योंकि जैसे जैसे गिरता है कम कम में आप खरीदोगे। अगर ऐसा ऊपर भी जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो, मतलब 3 साल 5 साल के लिए होल्ड करते हो, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। बट एसआईपी ऐसा इसीलिए बनाया गया कि एवरेजिंग मिल जाए आपको। तो यू शुड इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑल्सो एसआईपी। हमने देखा कुछ नंबर्स के जरिए कि अगर आपने
मार्केट पिक्स में इन्वेस्ट किया हो, जैसे 2010 में इन्वेस्ट किया और 2015 तक आपने होल्ड ऑन किया, मार्केट पीक में था, तो आपने एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट किया तो 1% एक्स्ट्रा आपको रिटर्न मिला एज कंपेयर टू लमसम। सिमिलरली अभी हाल ही में 2021 में अक्टूबर में हम वो ग्राफ देख रहे थे कि कहाँ पे सबसे हाई पॉइंट है, वहां से देखो कि 10,000 का एसआईपी अगर आपने किया होगा तो कौन सा माध्यम से किया होगा तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। दोनों ही इंस्टेंसेस में, और काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे आपको, आपको एसआईपी के जरिए एक्स्ट्रा बेटर रिटर्न मिला है। तो एसआईपी तो जारी रहना चाहिए। हमारा कंट्री ग्रो हो रहा है, जीडीपी वो बता रहे हैं कि 2047 तक 28-30 ट्रिलियन होने वाला है। तो इस ग्रोथ का अगर हमें हिस्सा बनना है तो हमें सब्र से लगे रहना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वॉलेटिलिटी के आगे रिटर्न्स है, जैसे डर के आगे जीत है, वॉलेटिलिटी के आगे रिटर्न्स है, बने रहिए, बहुत अच्छा वेल्थ बनेगा। आपने ये आखिरी का जो लाइन बोला प्रतिभा, मुझे लगता है लोगों को याद रहेगा। क्षितिज, फिर भी हम ये देखते हैं कि लोग कई बार मार्केट की तेजी में बड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि क्यों ना अब प्रॉफिट बुक किया जाए। अब जो इतने दिनों तक पूरे पेशेंस के साथ इंतजार किया था, उसका कहीं ना कहीं टाइम आ गया है कि उसको अब रिडीम किया जाए। क्या आपको लगता है कि मार्केट की तेजी ये होनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग की वजह? आई थिंक मैं ये मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब आप कंपाउंडिंग का जो मेन रूल जो है वो कंपाउंडिंग तभी होता है जब उसे आप रिडीम नहीं करते हैं। हाँ, देखिए, और आपने बोला कि स्ट्रैटेजी मेरे 100 की वैल्यू 200 हो गई है। आप सरप्राइज होंगे कि दैट दे आर मोर देन 10 म्यूचुअल फंड, ऐसे 10 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है जिनका नैव आज की डेट में आपका 1000 से ऊपर है। तो म्यूचुअल फंड, जस्ट टू मेक इट सिंपल, आई थिंक ज्यादातर इन्वेस्टर जानते हैं, पर कोई भी नया म्यूचुअल फंड जब लॉन्च होता है वो 10 की फेस वैल्यू पे लॉन्च होता है, 10 रुपीज की फेस वैल्यू होती है। अगर वो 1000 से ऊपर का हो गया दैट मीन वो 100 गुना बढ़ गया। सो काफी लोग स्टॉक आइडियाज पूछते हैं, मैं इसलिए इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ जो आपने बोला ना कि मैं प्रॉफिट को बुक कर लूँ। जब बिजनेस एक जो म्यूचुअल फंड में अंडरलाइंग होता क्या है, इक्विटी में अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं, वो स्टॉक्स लिस्टेड कंपनीज के होते हैं जो एक वेल रिसर्च टीम है, चाहे वो किसी भी एमसी की टीम है, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट टीम है, रिसर्च हाउस है, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन ब्रोकर्स है, उनके थ्रू वो रिसर्च करके मिलके वो स्टॉक्स बाय करते हैं। उनका भी प्रॉफिट तभी बढ़ता है जब आपके लिए अच्छा रिटर्न बनाते हैं। तो आप अगर देखिए सबका इंटरेस्ट उसमें है और वो ऐसे स्टॉक्स बाय कर रहे हैं जो कंपनियां बिजनेस ग्रो हो रही हैं। अगर वो बिजनेसेस बंद नहीं हो रहे हैं या आपने को क्लोज नहीं कर रहे तो आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम क्यों क्लोज कर रहे हो या रिडीम कर रहे हो? समझ आता है आपका गोल प्लान है, एक गोल आप हिट करने वाले हो, आपका अमाउंट सिक्योर हो गया है तो आप उसको शिफ्ट कर दो आर्बिट्राज या लिक्विड फंड में। अदरवाइज यू शुड बुक योर लॉसेस। अगर आपने किसी गलत फंड में इन्वेस्ट कर दिया है या आपने ज्यादातर सेक्टोरल बेट्स ले लिए या आप पीक ऑफ द साइकिल में वैल्यू फंड्स में चले गए हो या डिफेंस फंड में चले गए हो या आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप है जबकि आपको आपका गोल जो है वो 4-5 साल में आने वाला है, तो आप रिडीम करो। अदरवाइज वेल्थ तभी क्रिएट होती है, मैंने बता दिया 100 मतलब 10 ऐसे म्यूचुअल फंड जो 100 गुना हो गए हैं। और आपके पास वो आज ये एक क्या कहते हैं ना मैजिक है जिसमें आप कम से कम वैल्यू में आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है, 100 रुपए की सिप करनी है, 500 रुपए की सिप करनी है, जितना मिनिमम अमाउंट कर सकते हो आप कर सकते हो, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो सकता है। आई थिंक इसमें रिडम्पशन तभी होना चाहिए जब आपके पास कोई और जरिया नहीं हो, कहीं से आपको पैसों की जरूरत है या आपका गोल इज अप्रोचिंग और आपकी जो टारगेट वैल्यू थी वो आपकी पूरी हो गई है। देखिए, एक 2020 के कोविड से पहले फेब में मार्केट ऑल टाइम हाई थी 12,400 का, उस समय निफ्टी का लेवल था। 24 मार्च 2020 को 7,700-800 के करीब का लेवल आया। अब जिसने पैनिक होके निकाल लिया किसी कारण से कि पता नहीं मार्केट का क्या होगा, कि बिकॉज इट वाज अ ब्लैक बॉक्स उस समय कोविड जो था, तो वह नुकसान बुक हो गया 35-40% का। पर किसी ने 12,400 पे पीक में इन्वेस्ट किया हुआ, अगर वो भी मेंटेन किया तो आज उसका भी कोई 14.5-15% का कंपाउंडिंग है कि मार्केट 26,000 में 5.5 साल में, मतलब पीक से मैं बात कर रहा हूँ, आज की पीक की बात कर रहा हूँ, तो भी आप 15.5-16% का कंपाउंडिंग है। किसी ने थोड़ा डेयर लिया, जो बहुत अच्छा बोला प्रतिभा जी ने कि वॉलेटिलिटी के आगे जीत है, किसने 7,500 के लेवल पे लगाया है, जो इनकी मैं कोटेशन को आगे कोट करूं, उसका पैसा 3 गुना हो गया आज के दिन में भी 3.5 गुना हो गया। तो अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए। अभी आप ब्लैक फ्राइडे है कल स्मिता, और सब लोग उसमें बाय करेंगे, थैंक्स गिविंग, ब्लैक फ्राइडे। स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे करना चाहिए, जहां मार्केट टूटे, व्हेन ब्लड इज ऑन द स्ट्रीट गो एंड शॉप।
लगता है टेक अवे आपके बातों से यही निकल कर आया कि चाहे मार्केट लोज पे हो या हाइज पे हो, आपका जो पेशेंस है एसआईपी के साथ, इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ, वो बना रहना चाहिए, क्योंकि वही की पॉइंट है इसमें। और खास करके अगर आप कंपाउंडिंग का फायदा वाकई में लेना चाहते हैं इस मार्केट से। तो अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर एक बार होंगे आपके सामने हाजिर और बताएंगे दोनों ही एक्सपर्ट से जानकारी कि मार्केट जब हाई पर हो तो क्या रहनी चाहिए आपके लिए सही स्ट्रैटेजी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर हो तो ऐसे में क्या हो आपके म्यूचुअल फंड में निवेश की स्ट्रैटेजी, इसी पर कर रहे हैं हम बात। हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्किल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन और साथ ही हमारे साथ है फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। अब प्रतिभा जी, जिसका इंतजार मुझे लगता है हर किसी को होगा, तो जरा बताइए आपके राय में, अगर अभी मार्केट जिस तरीके से एकदम हाई पर है, सब कुछ बूम है हर तरफ, ऐसे में निवेश की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हाई भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। ये जो है एक 14 मंथ्स के करेक्शन, मतलब टाइम करेक्शन के बाद हाई हुआ है। और मार्केट्स भी, ग्लोबल ट्रेंड्स भी, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अप्रैल 2024 में आपने मिड कैप इंडेक्स में देखा कि सबसे ऑल टाइम हाई है, और आपने सोचा कि ये टाइम तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और आपने निकाल दिया हो, तो 3 महीने में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक वो 20% ऊपर चला गया, ओनली इन द 3 मंथ्स पीरियड। तो एक तो आपको इन्वेस्टेड रहना है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आपको इन्वेस्टेड रहना है इन डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स। अगर वही चीज अगर आप देखोगे कि प्रोलॉन्ग्ड अप साइकिल के बाद है, तो तब आप म्यूटेड रिटर्न्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज के तारीख में हमें नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए, आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इनफैक्ट जैसे अभी क्षितिज जी ने भी समझाया, वेरी गुड टाइम। अगर आपने फोमो के वजह से या किसी भी वजह से आपने बोला कि अब ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप रखते हैं, कई सारे व्यूअर्स का ये पोर्टफोलियो होता है, तो उसको सब ट्रिम करके अच्छा सा पोर्टफोलियो, जैसे आपके गोल के हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाने का भी बहुत ही अच्छा मौका है। आप लमसम कर रहे हैं तो एसटीपी के जरिए करिए। अगर एसआईपी है तो जो स्टेप अप आपने सोचा है वो स्टेप अप करते रहिए और बने रहिए, क्योंकि इस टाइम में जो ऑल टाइम हाई हुआ है वो 14 मंथ्स बाद आया है। इट्स नॉट लाइक अ कंटिन्यूअस ऊपर ऊपर जा रहा है और फिर थोड़ा हमको लगता है कि शायद म्यूटेड रिटर्न्स होगा। इस बार ऐसा नहीं है। बिल्कुल। साथ में प्रतिभा जी अपने फंड्स भी बता दीजिए, कौन से फंड्स हैं आपके पसंदीदा? पराग पारिक फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, ये और कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड। मैं हमेशा बोलती हूँ आपका थोड़ा फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप का बायस रखेंगे तो अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा। और जिनका स्मॉल टाइम होराइजन 3 साल का ही है, तो ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड वाइट ओक का मल्टी एसेट फंड, ये दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिनका बहुत ही टाइम होराइजन कम है वो डेट फंड में ही बने रहे, मतलब लेस देन 2 years है तो डेट फंड इज द बेस्ट। ओके, तो ये फंड्स प्रतिभा गिरीश के पसंदीदा फंड्स जो इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब क्षितिज आपके पास आती हूँ मैं। अभी के टाइम पे आपने नए निवेशकों के लिए तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये आपने बताया, लेकिन जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, 1 साल पहले काफी लोगों का एसेट एलोकेशन इक्विटी की तरफ था। अभी रिस्क एपेटाइट में और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज दोनों में बहुत फर्क होता है। जैसे मार्केट अच्छी होती है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है, पर एपेटाइट आपका वही रखता है जो करेक्शन में सामने दोबारा आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये अगेन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज मार्केट विल रीसेट कि हमें कितना इक्विटी करना चाहिए, कितना फिक्स इनकम करना चाहिए। देयर इज अ अपॉर्चुनिटी एंड इसको देखते हुए दोबारा आप डिसाइड करें कि मेरा इक्विटी और डेट में कितना पोर्शन होना चाहिए। सेकेंड, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को अगर नया पैसा डालना है तो वो एसटीपी रूट से ही डालें, जैसे कि बताया मैम ने, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी भी आकलन नहीं लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली मार्केट कितना और टाइम लेगी। पर एसटीपी जैसे हम पीछे 10-12 हफ्ते की कह रहे थे, अभी मैं वो 6 से 8 हफ्ते की कह रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होती दिख रही हैं, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें प्राइस में हैं। और यहाँ से आपकी जो लेबर रिफॉर्म आया है, अभी लोगों ने उसको अकाउंटेड फॉर नहीं लिया है। वो एक बहुत बड़ा, इट्स लाइक अ 1991 टाइप ऑफ रिफॉर्म जो हुआ था हमारा। तो आई एम सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड सिप अपनी कंटिन्यू रखे। सिप का मेन बेनिफिट तो पिछले 1 साल में आया है, जब आपने देखा होगा कि आपके एक्टिव फंड्स ने लमसम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, रिटर्न नहीं दिया है, जबकि सिप ने रिटर्न दिया है। आई थिंक सिप कंटिन्यू रखें, दैट्स अ राइट वे
टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। और साथ में अपने फंड्स भी बता दीजिए, आपके पसंदीदा फंड्स कौन कौन से हैं क्षितिज? एक फ्लेक्सी कैप एंड HDFC दोनों अच्छे हैं, वाइट ओक, मल्टी कैप, निपॉन दोनों अच्छे हैं, ICICI का लार्जर मिड कैप, मोतीलाल का लार्जर मिड कैप अच्छा है, फोकस में DSP अच्छा है, HDFC अच्छा। आई एम सेइंग हर कैटेगरी में दो फंड अच्छे हैं। आप एक इंडेक्स फंड जरूर रखिए, मेरे हिसाब से नेक्स्ट निफ्टी 50 यू कैन चूज बिटवीन UTI और ICICI और निपॉन, किसी का भी आप ले सकते हैं, SBI का ले सकते हैं। और ये 5 साल प्लस में है सारे आपके, लेस देन ऑब्वियसली जो मैम ने बताया है उसी लाइन में आप बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड करें। लेस देन 3 years आई थिंक इक्विटी बिल्कुल अवॉइडेबल है, आप आर्बिट्राज या डेट फंड्स करें। जी हाँ, तो क्षितिज के ये पसंदीदा फंड्स जो आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में पहले से ये फंड मौजूद नहीं है तो। वरना जैसा क्षितिज ने पहले बताया कि जो आपके गोल हैं और उस गोल से रिलेटेड जो फंड है उसमें बने रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अल्टीमेटली जो होती है SIP में वो होती है टाइमिंग। जितना समय आप अपनी SIP और अपने निवेश को देंगे उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, मार्केट की तेजी का हमने ये देखा कि SIP का भरोसा कितना ज़्यादा लोगों का है बाजार पर, और इसीलिए मजबूत घरेलू इन्फ्लो में ज़बरदस्त SIP जो निवेश हुआ है उसका कॉम्बिनेशन बनता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, क्षितिज आपका भी और प्रतिभा आपका भी। तो कुल मिलाकर मार्केट हाई पर हो तो आपकी स्ट्रैटेजी निवेश की किस तरीके की होनी चाहिए, ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की, और ये भी समझने की कोशिश की कि कैसे अपने गोल के साथ चलना आपके लिए बहुत है ज़रूरी। इसी के साथ इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।